हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। आज हम भाई हिंदी में हिंदी वर्णमाला का टॉपिक करने वाले हैं, जो बहुत ही एग्जामों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। सी टेट है, स्टेट है, रीट है, यूपी टेट है, यू टेट है, यानी किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट जॉब की कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए बड़ा ही फायदेमंद टॉपिक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें भाई। वर्णों के जो व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। पूछ सकते हैं कि भाई हिंदी वर्णमाला यानी कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो ये कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्णों के बाद अगर हम बात करें भाई स्वर की और व्यंजन की, तो स्वर हमारे कितने होते हैं? तो स्वर होते हैं 11। और व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन होते हैं 33। स्वरों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्यंजन से भी पूछा जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं ये भी पूछा जाता है। और हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं यह भी आपसे पूछा जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं हमारे 33। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। नेक्स्ट है कि वर्ण भाई, वर्ण होता क्या है? अब भाषा की जो सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या कहता कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? ध्वनि है। तो सबसे छोटी इकाई पूछे तो ध्वनि है। और ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो किसको लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ये ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। नोट में देखिए कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई। देखिए, अगर उच्चारण की दृष्टि से पूछ लिया जाए कि भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी? हमारी ध्वनि है। और लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो देखिए, आप ऊपर देखिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि है यहाँ पर। और ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ध्वनि को लिखित रूप में किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? वर्ण के द्वारा। अब उच्चारण की दृष्टि से पूछ ले कि भाई भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है? उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई हमारी ध्वनि है, उच्चारण की दृष्टि से पूछे तो। और लेखन की दृष्टि से पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो हो जाएगी हमारी वर्ण। क्वेश्चन को एक बार ढंग से समझना कि ये पूछ क्या रहा है। यहीं पर आपके कई क्वेश्चन निकलते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो हमारी ध्वनि हो गई, और ध्वनि को लिखित रूप में किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ये वर्ण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई, उच्चारण की दृष्टि से पूछ रहा है तो वहाँ पर ध्वनि हो गया। लेकिन लेखन की दृष्टि से अगर पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो ये क्या हो जाएगी हमारी? तो ये वर्ण हो जाएगी, वर्ण। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। लेखन की दृष्टि से पूछे तो वर्ण। अब देखिए क्या कहता कि हिंदी वर्णमाला, हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप कहोगे 2 भागों में बांटा गया है। अब वो 2 भाग कौन कौन से वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये याद होना चाहिए आपको कि हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। अब अगर 2 भागों में बांटा गया तो उन 2 भागों का आपको पता होना चाहिए। तो 2 भाग कौन कौन से हैं आपके? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन आपने पहले ही स्टार्टिंग की जब वीडियो, जब आपने देख लिए थे कि अगर स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन की है 33 है। अब देखो भाई वर्ण, स्वर और व्यंजन, ठीक है, तो 2 भागों में बांट रखा है। कौन कौन से वर्ण के? स्वर और व्यंजन। अब देखो भाई स्वर और ये व्यंजन है, ये 11 है, ये 33 है। और अगर टोटल पूछा जाए तो ये 52 है। वर्णों की संख्या पूछे तो 52 है। इसको 2 भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 है, व्यंजन 33 हमारे। अब स्वर है, अब स्वर के भी प्रकार हैं और व्यंजन के भी। अब स्वर में देखो भाई, एक तो हो गया हमारा ह्रस्व स्वर, एक है दीर्घ स्वर,
एक है प्लुत स्वर। व्यंजन की अगर बात करें तो सपर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये हमारे किसके प्रकार हो गए? व्यंजन के। अब अगर हम बात करें भाई अरसव स्वर। अब अरसव स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, वो हमारे अरसव स्वर होते हैं। अरसव स्वर, ठीक है। स्वर व्यंजन दो प्रकार के हो गए। अब अरसव स्वर की क्या बताई हमने कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय या अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? अरसव स्वर बोलते हैं। अब दूसरी बात भाई, अरसव स्वर कौन कौन से हो? जैसे ए हो गया, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया। अब बात करें भाई दीर्घ स्वर, ठीक है। अब स्वर वर्ण, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसे क्या कहेंगे? स्वर। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसे हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। उसे स्वर कहेंगे। जिसमें हमें किसी की आवश्यकता की, किसी अन्य जो वर्ण है उसकी आवश्यकता ही न पड़े, उसे हम स्वर कहेंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ये बिना किसी के मदद किए हम इनको बोल सकते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, यानी कि बिना किसी की सहायता से हम इनको बोल सकते हैं, तो ये स्वर कहलाते हैं। अब देखिए भाई स्वर के भेद। स्वर के भेद कितने हुए हैं? तो स्वर के भेद हुए 3, अरसव, दीर्घ और प्लुत स्वर। अब पूछ ले भाई स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 3 भेद होते हैं, अरसव, दीर्घ और प्लुत। अब बात करें हम अरसव की, तो अरसव स्वर कौन सा होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें अरसव स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उसे हम क्या कहेंगे? अरसव स्वर। और अरसव स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, ए, छोटी, छोटा और री। तो ये 4 होते हैं। पूछ सकते हैं कि भाई अरसव स्वर कितने होते हैं? तो अरसव स्वर 4 होते हैं। अरसव स्वर कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं। और जिनके बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, जैसे ए, छोटी, छोटा ऊ और री, तो ये हमारे 4 होते हैं। अरसव स्वर 4 होते हैं। अरसव स्वर के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका पता चल गया होगा आपको कि 4 होते हैं। अरसव के बाद हमारा कौन सा आएगा? दीर्घ स्वर। दीर्घ, जिन स्वरों के उच्चारण में अरसव स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए अरसव स्वर जो थे हमारे 4 थे, बाकी जो बच गए वो दीर्घ स्वर हो गए भाई। दीर्घ स्वर जो है हमारे, देखिए अरसव स्वर यहाँ पर कम समय लग रहा था और ये 4 थे। अगर दीर्घ स्वर की हम बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में अरसव स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं हमारे? तो दीर्घ स्वर की अगर बात करें तो ये 7 होते हैं, आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो टोटल हमारे 11 हो गए। अरसव में 4 आते हैं और दीर्घ में आते हैं 7। और वैसे अगर स्वर की बात करें तो 11 होते हैं। तो अरसव में आ गए 4 और दीर्घ में आ गए हमारे 7। और इनका जो समय लगता है वो अरसव की अपेक्षा 2 गुना लगता है। तो कौन से हो जाएंगे हमारे? दीर्घ हो जाएंगे। प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर कौन सा हो गया? ये हमारी टाइप आ गई तीसरी। तो प्लुत स्वर कौन से होते हैं भाई? जिन स्वरों के उच्चारण में अरसव स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं।
जिस स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा जाता है। जैसे भाई ओम, रोम, भैया आदि। तो देखिए प्लुत स्वर अर्शव का आपको पता चल गया, दीर्घ का पता चल गया। अर्शव 4 थे, दीर्घ हमारे 7 थे। टोटली स्वर कितने थे हमारे 11। अब अर्शव में तो कम से कम समय लग रहा था, दीर्घ में लग रहा था 2 गुना। लेकिन बात आ गई प्लुत की, तो प्लुत में लग रहा है हमारा 3 गुना। 3 गुना क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो अंक है 3 लिखा जाता है। जैसे ओम हो गया, रोम हो गया, भैया हो गया। तो इस प्रकार से अगर प्लुत स्वर से संबंधित आ जाए तो भाई जिन स्वरों का जो उच्चारण है अर्शव स्वर से 3 गुना लगता है वो कौन से कहलाते हैं हमारे? तो उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। और इनके आगे जो हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा जाता है, देखिए लिखा जा रहा है हिंदी की गिनती का। जैसे ओम के अंदर, भैया के अंदर। ठीक है। स्वरों का उच्चारण स्थान। अब स्वरों का उच्चारण स्थान, अब ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि भाई इस स्वर का जो उच्चारण स्थान कौन सा है। देखिए ए आ अगर है तो उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। ए आ का क्या होगा? कंठ। ई और बड़ी का क्या होगा? तालु। जिस प्रकार से देखिए ए और आ का क्या होगा? कंठ। बोल के देखिए ए आ, ए आ। कहाँ से उच्चारण हो रहा है? कंठ से। ए आ, ए आ, यानी कि कंठ से हो रहा है इसका। ए आ का जो उच्चारण है वो हमारा कंठ से हो रहा है। लेकिन बात करें ई और बड़ी, इसका कहाँ से हो रहा है? तालु से। देखिए बोल कर देखिए ई, 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 यानी कि तालु। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो हमारा तालु हो जाएगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, देखिए ऊ, 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 यानी कि ओष्ठ। इसका जो उच्चारण स्थान है ओष्ठ से। री, ये कहाँ से इसका? री, मूर्धा। देखिए री बोल के देखिए री, री, मूर्धा। ए आई, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के अंदर, इस प्रकार के पूछे जाते हैं। ए कंठ से, आई तालु से। ए आई ओ कंठ और ओ कंठ, औ ओष्ठ। तो देखिए ओ जो है वो कंठ से है, लेकिन औ किससे हो गया? ओष्ठ से। व्यंजन, व्यंजन के भेद भाई, व्यंजन और व्यंजन के भेद। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए उन्हें क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी का, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्योंकि अगर ये आपके समझ में आ गया तो ये मान के चलिए कि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो आपसे गलत नहीं होंगे। तो देखिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए और हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में मूल व्यंजन 33 हैं। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये वाले जो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके। अतः हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। हिंदी में कुल जो व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी है? 39 होती है। और मूल व्यंजन पूछ ले तो 33 है। व्यंजनों की अगर कुल संख्या पूछे तो 39 है और मूल पूछे तो 33 है। इसकी पहचान पूछे तो क्या बताओगे? कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए उन्हें व्यंजन कहेंगे।
अब व्यंजन के भेद भाई, व्यंजन के भेद कितने होते हैं वो आपके सामने। जैसे भाई स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब ये तीन हो गए भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं हमारे, देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा, कंठ, तालु, मुर्दा, दांत या ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, कैसे लेकर के मैं तक। जिन, देखिए स्पर्श व्यंजन को एक बार दोबारा से देखिए कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा, कंठ, तालु, मुर्दा, दांत या ओष्ठ का स्पर्श करके मुख से बाहर आते उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कैसे मैं तक पूछ सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं हमारे 25। स्पर्श व्यंजन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो अगर भागों की बात करें तो इसको 5 भागों में बांटा जा सकता है। किसको बांटा जा सकता है, स्पर्श व्यंजन को। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा जा सकता है। वैसे कितने होते हैं, 25। देखिए जैसे क वर्ग, क वर्ग में कौन सा आ गया, क, ख, ग, घ, ड़। इनका उच्चारण स्थान कंठ है। क, ख, ग, घ, ड़। क, ख, ग, घ, ड़ का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है, वो कंठ है। च वर्ग आ गया, च, छ, ज, ज, य। इनका उच्चारण स्थान तालु है। उसी प्रकार से ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है। 5 भागों में बांट दिया इसको, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कचर तप, तो इसको हम ऐसे भी रखते हैं भाई, क, च, ट, त, प। तो जैसे भाई क वर्ग का पता चल गया आपको, क, ख, ग, घ, ड़। इनका उच्चारण स्थान कंठ है। च वर्ग, च, छ, ज, ज, य। इनका उच्चारण स्थान तालु है। ट, ठ, ड, ढ, ण। इनका उच्चारण स्थान कौन सा है हमारा, मूर्धा है। और त वर्ग की बात करें, त, थ, द, ध, न। इनका जो उच्चारण स्थान की अगर बात करें आप तो दांत है। और प वर्ग, प, फ, ब, ब, म। इनका उच्चारण जो स्थान है वो ओष्ठ, ओष्ठ से है, यानी ओठों से है। तो उसी प्रकार से आपको सभी का पता चल गया होगा कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है। क वर्ग आ जाए कहीं से भी, क, ख, ग, घ, ड़। तो आप किसको लगा देना, कंठ को लगा देना। क वर्ग वाले क, ख, ग, घ, ड़ कंठ वाले। और च वर्ग वाले कितने हैं भाई, च वर्ग वाले च, छ, ज, ज, य। यानी कि सारे के सारे तालु वाले हैं। च वर्ग आ जाए तो तालु के निशान लगा देना है। च वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे हमारे, च, छ, ज, ज, य। तो ये हमारा च वर्ग हो जाएगा। अब कोई सा भी वर्ग आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क वर्ग भी पूछा जा सकता है, च वर्ग भी पूछा जा सकता है, ट वर्ग भी, त वर्ग भी और प वर्ग भी। तो च वर्ग का आपको पता चल गया, च, छ, ज, ज, य। और इनका जो उच्चारण स्थान है हमारा तालु है। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो तालु हो जाएगा, च का ये वाला। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। इसका जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा हो जाएगा, मूर्धा। तो इसका जो उच्चारण स्थान हमारा कौन सा हो जाए, ट वर्ग का। तो ट वर्ग का हो जाएगा हमारा मूर्धा, ये वाला मूर्धा हो जाएगा। ट, ठ, ड, ढ, ण। तो मूर्धा। अब त वर्ग त, थ, द, न। इसका जो उच्चारण स्थान है वो दांत है भाई। इसका कौन सा हो जाएगा, दांत। त, थ, द, न। इसका जो उच्चारण स्थान है वो दांत हो जाएगा। त वर्ग से संबंधित आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका दांत हो जाएगा त वर्ग का। अब कौन सा हमारा प वर्ग, प वर्ग की अगर बात करें, प, फ, ब, भ, म। इनका उच्चारण स्थान
ओष्ठ या ओठ है। पै फै बै भै में इनका उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? ओठ। अब आता हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की अगर बात की जाए तो ये क्या होते हैं भाई? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसको कहा जाता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अंतस्थ व्यंजन का पूछा जाए तो अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य र ल व। या फिर हो सकता कि भाई पूछ ले कि इनमें से कौन सा व्यंजन अंतस्थ नहीं है? य र ल और दूसरा रख दे भाई स। अगर आपको पता है कि ये हैं तो ये नहीं होगा तो आप उसको सही कर सकते हो। लेकिन जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि अंतस्थ व्यंजन 4 हैं या 5 हैं या 2 हैं या 3 है तो आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। इसलिए ये जितने भी टॉपिक कराए जाने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ऊष्म व्यंजन की अगर हम बात करें भाई, ऊष्म व्यंजन तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर ऊष्म यानी कि गर्मी पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। श, स, श, है। श, श, स, है। तो ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। अब अगर आपका इनमें से पता है और ये इनमें से 3 दे दे और एक अलग दे दे तो आप उसको अलग छाट सकते हैं। अयोगवा है। अयोगवा के भेद भाई। अयोगवा का अर्थ, अयोगवा के भेद, ठीक है, अयोगवा के भेद। तो अब देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं भाई? 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं? अक्षय त्रय, ज्ञश्रय। संयुक्त व्यंजन से संबंधित अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो क्या कहोगे? अक्षय त्रय, ज्ञश्रय। तो 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। और संयुक्त व्यंजन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से संयुक्त व्यंजन हैं। तो इन चारों में से एक उठाकर दे देंगे और 3 अन्य दे देंगे तो पूछ लेंगे भाई इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो आपको बताना होगा कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है। अक्षय त्रय, ज्ञश्रय अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको सही कर दोगे, नहीं तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जो इतने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे आज सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हिंदी में। इम्पोर्टेंट होने वाले क्वेश्चन हैं। तो पता चल गया होगा आपको कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं और संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं। तो जो 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से क्या बनते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब आप देखिए भाई अयोगवा है। अयोगवा के भेद। अयोगवा का अर्थ क्या होता है? ए के योग से जो अर्थ वहन करे, ए के योग से जो अर्थ वहन करे वो क्या कहलाएगा? अयोगवा है। अब किसी जो स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे अयोगवा कह होते हैं भाई। दूसरी बात क्या कह रहा है कि देखो अयोगवा का अर्थ ए के योग से जो अर्थ वहन करे या फिर किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे अयोगवा है होते हैं। जैसे अंगार, प्रातः, में, अंधेरा। तो देखिए अयोगवा के अगर भेद की अगर हम बात करें तो भेद कौन कौन से है? अनुस्वार है, विसर्ग है, अनुनासिक है। तो अयोगवा के भेद कितने हो गए? तो अयोगवा के भेद जो हमारे वो 3 होते हैं। तीनों के नाम भी पूछ सकता है या फिर पूछ लेगा ये 3 नाम देकर के एक अलग कि कौन सा इनमें से अयोगवा का भेद नहीं है।
अनुस्वार की अगर हम बात करें तो अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है। अनुस्वार का चिन्ह हमारा क्या होता है? तो अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है। जैसे हंस, अंश, कंस, यानी कि ऐसे बहुत से वर्ड हैं, शब्द हैं। अंश हो गया, अंश हो गया, कंस हो गया। अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? तो अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह ये दो डॉट होते हैं भाई। जैसे प्रातः है, नमः है, अंत है, कर्ण। तो देखिए जैसे प्रातः में विसर्ग आ गया, नमः है में आ गया, अंत है में आ गया। तो इस प्रकार से जो विसर्ग के दो बिंदु होते हैं ये इसको विसर्ग का चिन्ह बोला जाता है। अनुनासिक, अनुनासिक की अगर बात करें तो अनुनासिक का चिन्ह ये वाला होता है। ये अनुनासिक का हमारा चिन्ह होता है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे आँख, गाँव, सांप, तो ये अनुनासिक हो गया। अब अगर बात करें हमें, ये तो हमने अभी किया था कि भाई संयुक्त व्यंजन, जो दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में पूछ ले कि भाई कुल कितने संयुक्त व्यंजन हैं, तो 4 हैं। अब है भाई पार्श्विक व्यंजन। लय पार्श्विक व्यंजन है। लय का उच्चारण करते समय हमारी सांस जो है जीभ के बगल, बगल बोले तो पार्श्व से गुजरती है, तो क्या कहलाता है? पार्श्विक व्यंजन। अब इनमें से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो लय जो है वो पार्श्विक व्यंजन है। और लय का उच्चारण करते समय हमारी जो सांस है वो जीभ के बगल यानी कि पार्श्व से गुजरती है। इसलिए लय को हम क्या बोल सकते हैं? तो लय को हम पार्श्विक व्यंजन बोल सकते हैं। लय बोल कर देखिए, लय। और जब लय को हम बोलते हैं तो क्या होता है? लय का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो सांस है वो जीभ के बगल से गुजरती है। लय, लय। उच्छिक्त व्यंजन, डय ढय उच्छिक्त व्यंजन है भाई। इन वर्णों को द्विस्पष्ट या ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। डय और ढय, और इन वर्णों को क्या कहते हैं भाई? ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है हमारे तालु को छूते हुए एक झटके के साथ नीचे की तरफ आती है। उच्चारण कैसे करते हैं कि भाई जीभ जो है हमारे तालु को छूते हुए एक झटके के साथ नीचे की तरफ आती है। अब नीचे की तरफ आती है, बोल के देखिए, ड ढ, ढ ढ, ढ ढ। ताड़नजात व्यंजन भी इनको कहा जाता है और एक झटके के साथ नीचे की तरफ आती है। ऐसा भी पूछ सकते हैं। फिर आता है वही हमारा दंतोष्ठ व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में व को दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। किस व्यंजन को हिंदी में दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं पूछ सकते हैं, तो किसको कहा जाता है? तो व को कहा जाता है दंतोष्ठ व्यंजन। व को दंतोष्ठ व्यंजन कहा जाता है। व, तो वह कौन सा हो जाएगा हमारा? दंतोष्ठ व्यंजन। दंत ओष्ठ व। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। देखिए आगे क्या है? काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन की अगर बात की जाए तो हिंदी वर्णमाला में व को दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। और ए को, देखिए व को तो दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं, लेकिन ए को काकल्य व्यंजन कहते हैं। व को पूछे दंतोष्ठ
ए को पूछे तो काकल्य। ए की अगर बारी आए तो काकल्य, क्योंकि इसके जो उच्चारण स्थान है वो कंठ से थोड़ा नीचे होता है। बोल के देखिए है, तो जो इसका उच्चारण स्थान है वो क्या होता है, वो कंठ से थोड़ा नीचे होता है। और वह का जो है वह तो हमारा दंतोष्ट हो गया। तो हिंदी वर्णमाला में जैसे क्या कहा था कि वह को दंतोष्ट है और ए को काकल्य। अब सपर्श संघर्षी व्यंजन। सपर्श संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। पूछ सकते हैं भाई सपर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में च वर्ग के प्रथम 4 व्यंजन अर्थात च, छ, ज, झ को सपर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। च, छ, ज, झ को क्या कहा जाता है, सपर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। सपर्श संघर्षी व्यंजन। नासिक व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में ड, य, ण, न, म को नासिक व्यंजन कहते हैं। ड, य, ण, न, म को नासिक व्यंजन कहा जाता है। आप पूछ सकते हैं भाई इनमें से कौन सा व्यंजन नासिक व्यंजन है, तो इनमें से कोई एक दे दिया जाएगा, बाकी अलग अलग दे दिए जाएंगे। अगर आपको इनका पता है तो आप कर दोगे। जिनका उच्चारण कहाँ से होता है, नासा से होता है, यानी कोई वो नासिक व्यंजन कहलाते हैं। ड, य, ण, न, म, इनको क्या कहेंगे, पांचों को नासिक व्यंजन। अब देखिए प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन कौन सा होता है, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा में 2-3 बार कंपन होता हो उन्हें प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। और प्रकंपित व्यंजनों की संख्या 1 होती है। र को प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, र। अब प्रकंपित व्यंजन की परिभाषा क्या होती है कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा में 2-3 बार कंपन होता है, प्रकंपित में यानी कि कंपन होता कितनी बार, 2 से 3 बार, तो प्रकंपित होते हैं। और प्रकंपित व्यंजन की संख्या पूछे तो 1 है। जैसे र, र, यानी कि 2-3 बार कंपन हो रहा है, तो 2-3 बार कंपन हो रहा है, प्रकंपित हो गए। तो आज जो टोटल थे हमने करे थे भाई वर्ण, और वर्ण के 2 भेद, स्वर व्यंजन और स्वर वर्ण। जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर, मध्य या केंद्रीय स्वर, पश्च स्वर, मुख द्वार खुलने के आधार पर विवर्त हो गया, अर्ध विवर्त हो गया, संवर्त हो गया और अर्ध संवर्त हो गया। तो ये स्वर के वर्ण हो गए भाई जीभ के आधार पर और मुख के आधार पर हो गया। स्वर और व्यंजन हमने कर लिए भाई। स्वरों की संख्या हमारी 11 थी, व्यंजन हमारे 33 थे। आज की वीडियो इतनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।